जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गॉस के प्रमेय के बारे में, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गॉस का प्रमेय क्या है? तो गॉस के प्रमेय से पहले हम जानते हैं वैद्युत फ्लक्स। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया कि जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो क्या होता है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी से वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स होता क्या चीज है? तो चलो यहाँ पे पढ़ते हैं। पहले वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखा। देखिए, सपोज ये कोई पृष्ठ है, कोई भी आकार का ये पृष्ठ है, ठीक है। अब ये पृष्ठ में इस पृष्ठ से होकर वैद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र जो होता है, वैद्युत क्षेत्र रेखा होता है, वो उसकी आकृति सीधी नहीं होती, मतलब सीधी भी होती है और वक्र भी होता है, ठीक है। तो ये सीधा हो गया और वक्र के रूप में यदि लिया जाए तो इस तरह से ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब ध्यान देना, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली रेखा। देखो, हमारा जो पृष्ठ का जो आकृति है वो इस तरह से है, ठीक है। ये हमारा पृष्ठ है और वैद्युत क्षेत्र रेखा जो है वो इस तरह से गति कर रहा है। मतलब यदि हम देखा जाए तो ये दोनों पृष्ठ और क्षेत्र रेखा दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है, लंबवत है, ठीक है। तो जब जो वैद्युत क्षेत्र रेखा है वो पृष्ठ के लंबवत गुजरता है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र रेखा है पृष्ठ के लंबवत गुजरता है, तो इस कंडीशन में जितने भी क्षेत्र रेखा की जो संख्या होती है, ठीक है, मतलब जितने भी वैद्युत क्षेत्र रेखा की जो संख्या होती है उस संख्या को कहा जाता है वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को कहा जाता है वैद्युत फ्लक्स। क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, ठीक है, ये गुजरने वाले इस क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है, वैद्युत फ्लक्स को फाई ई, ठीक है, फाई ई से दर्शाते हैं। फाई ई का सूत्र होता है वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस, क्योंकि ये सदिश में आता है तो वेक्टर ई इंटू डी एस। और कभी भी याद रखना जब वेक्टर हटाते हैं, ठीक है, अब ये ई क्या चीज है? तो ई होता है वैद्युत क्षेत्र और डी एस क्या होता है? जिस जगह से वो गुजरता है, मतलब जो हिस्सा से वो गुजरता है उसको अपन बोलते हैं अल्पांश, ठीक है। जिस जगह से वो गुजरता है उसको हम बोलते हैं अल्पांश। तो ये ds जो होता है वो अल्पांश है। अल्प हिस्सा से गुजरेगा, पूरा हिस्से से गुजरेगा तो पूरा का लेंगे, लेकिन अभी ये वैद्युत क्षेत्र रेखा अल्पांश से गुजर रहा है तो अल्पांश लेंगे। तो वेक्टर e इंटू डी एस, तो वेक्टर e इंटू डी एस जब भी वेक्टर हटाओगे तो यहाँ पे तुम लगाओगे क्या? कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। तो ये इसका सूत्र आएगा वैद्युत फ्लक्स का। डेल का मतलब ये बता रहा है कि ये जो है वो अल्पांश का ले रहे हैं हम लोग, संपूर्ण का नहीं, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई भी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसे वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से दर्शाते हैं। फाई का सूत्र होता है वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस। जब वेक्टर हटाओगे तो आप लगाओगे एंगल कॉस थीटा। वैद्युत फ्लक्स का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है क्या? वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ये हो गया वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स समझने के बाद हम आते हैं गॉस का प्रमेय, जो कि आज का मेन टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो गॉस का प्रमेय क्या होता है? गॉस ने क्या किया, ये जो वैद्युत फ्लक्स है, ठीक है, गॉस ने ये जो वैद्युत फ्लक्स है ना, उसी के बीच एक वैद्युत फ्लक्स के मध्य एक प्रयोग किया और एक बंद पृष्ठ। अब देखिए, ये मैं संकेत बता रहा हूं, ये संकेत आपको याद रखना, ये बंद पृष्ठ को दर्शा रहा है, मतलब ओवरऑल ये पृष्ठ टोटल बंद रहेगा, ठीक है। तो एक बंद पृष्ठ में बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, एक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स में जो आवेश होता है, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स और आवेश के मध्य संबंध बताया गॉस ने, ठीक है। और वो संबंध क्या चीज है? तो आपको इस सूत्र से याद रखना है कि वो संबंध है क्या? एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित आवेश, ठीक है, उसमें जो भी आवेश है उसका 1/ε0 के गुना के बराबर होता है, ठीक है। गॉस का प्रमेय ये होता है कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो मैं इस प्रमेय को आपको डिटेल से बताता हूं, ये पहले आप इसको समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं गॉस का प्रमेय आपको डिटेल से बताता हूं। चलिए फिर समझते हैं गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय को हम लिखेंगे कैसे? मैंने अभी आपको बता रहा था कि कैसे गॉस का प्रमेय किसके किसके मध्य संबंध है। तो देखिए, चलो, गॉस का प्रमेय, तो गॉस का पूरा नाम है कार्ल फ्रीडरिच गॉस, ठीक है।
कार्ल फ्रीडरिच गाउस ने क्या किया, ये संकेत बताता है बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स और किसके बीच, उसमें उपस्थित आवेश। ठीक है, एक बंद पृष्ठ में गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स और उसके आवेश के मध्य एक संबंध स्थापित किया और नियम दिया। क्या नियम दिया, तो वो जो नियम दिया उसी को हम गॉस के प्रमेय से जानते हैं। और ये प्रमेय क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, क्या होता है गॉस का प्रमेय, तो सबसे पहले गॉस का प्रमेय जो होता है वो एक बंद पृष्ठ पर लागू होता है और बंद पृष्ठ पर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है, ठीक है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला मतलब बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित आवेश, मान लो ये आवेश है क्यों, तो उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये होता है गॉस का प्रमेय। ठीक है, तो आपको गॉस का प्रमेय दिमाग में बैठाना है। चलो यहाँ पे देखते हैं। कार्ल फ्रीडरिच गॉस ने बंद पृष्ठ पर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स और उसमें आवेश के मध्य संबंध स्थापित किया और एक नियम दिया जिसे गॉस का प्रमेय कहते हैं। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब ये विद्युत फ्लक्स है बंद पृष्ठ में जो किसका, आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं phi E इज इक्वल Q/ε0। ठीक है, ये आपका गॉस का प्रमेय है। तो क्वेश्चन खाली गॉस का प्रमेय नहीं आता, गॉस के प्रमेय के साथ अटैच होता है। या तो आपको प्रश्न आएगा कि गॉस का प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए, या तो आएगा गॉस का प्रमेय से कूलाम का नियम या गॉस का अनुप्रयोग। तो चलो आज हम गॉस का प्रमेय लिखकर सिद्ध करना है। तो ये गॉस का प्रमेय हो गया, अब हम इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं, हम ज्ञात करते हैं इसके व्यंजक, हम इसको सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए मैं क्या लेता हूं, माना जो कोई आवेश है, कोई बिंदु आवेश है वो Q है। ठीक है, मान लो एक बिंदु आवेश Q है जो एक गोले पे रखा गया है। ठीक है, ये वृत्त नहीं है, ये गोला है। देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ वो आपको लिखना भी है कि माना कोई बिंदु आवेश Q है जो कहाँ पे रखा गया है, एक गोले पर रखा गया है। ठीक है, अब इस गोले की जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो क्या चीज़ है, R है। ठीक है, इस गोले की जो त्रिज्या है वो है R। मतलब त्रिज्या का मतलब होता है केंद्र से परिधि, तो हम यहाँ पे भी ले सकते हैं। इस गोले की जो त्रिज्या है वो क्या चीज़ है, R है। ठीक है, अब क्या चीज़ लेते हैं हम लोग, इससे गुजरने वाला जो है, देखो ये तो इसका अल्प हिस्सा है, तो मैं मानता हूँ इसका ये जो अल्पांश है, इससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है, गोला का पृष्ठ ऐसे है, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्षेत्र रेखा क्या चीज़ है, E है ना। तब हम गॉस के प्रमेय से इधर अल्पांश ds के कारण विद्युत फ्लक्स। ठीक है, शुरुआत में आपको ये लिखना पड़ेगा कि माना कोई बिंदु आवेश Q है जो एक गोले में स्थित है जिसकी त्रिज्या R है। ठीक है, गोले में एक अल्पांश ds है जिस पर विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, E है। ठीक है, तब गोले में अल्पांश ds के कारण विद्युत फ्लक्स है, तो ds के कारण अल्पांश के कारण लिया जा रहा है, तो यहाँ पे अपन लेंगे डेल phi E। अभी हम पढ़े विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, phi E इज इक्वल वेक्टर E इंटू वेक्टर ds। यहाँ पे हम मान रखते जाते हैं डेल, या डी भी लिख सकते हो, डेल phi E इज इक्वल क्या हो जाएगा, वेक्टर हटाते हैं तो E ds और लग जाएगा यहाँ पे cos थीटा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि ये cos थीटा कैसे आया। अब यदि इनकेस अल्पांश की जो दिशा है और विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों एक तरफ हो, ठीक है, यदि अल्पांश की दिशा और विद्युत क्षेत्र रेखा ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा दोनों एक ही ओर हो। ठीक है,
दोनों एक ही ओर हो, मतलब दोनों की यदि दिशा एक ही हो तो दोनों पैरेलल आते हैं, सीधा 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 है। तो दोनों जब एक ही ओर होगा तो थीटा का जो मान रहेगा वो कितना अंश रहेगा, 0। एंगल तभी बनेगा जब दो रेखा अलग अलग होगा, सीधा में तो दोनों के दोनों साथ में है तो 0 अंश ही बनना है। सपोज ये बिंदु है और इसी में अगला बिंदु है, तो यहाँ पे तो एंगल नहीं बनेगा, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0। तो हम यहाँ पे थीटा का मान रखते हैं डेल फाई ई इज इक्वल क्या चीज, ई डी एस कॉस थीटा का मान रख देते हैं 0, और ई डी एस कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ से डेल फाई ई इज इक्वल क्या चीज आएगा, ई डी एस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, अभी सॉल्व नहीं हुआ है, ये हमारा मान आया क्या चीज, डेल फाई ई। डेल फाई का मतलब होता है अल्पांश, अल्पांश के कारण जो हमारा वैद्युत फ्लक्स है वो इसका फॉर्मूला आया। देखिए हम माने क्या है, एक आवेश माने जिसको एक गोले में रख दिए, गोले पे अल्पांश लिए ds, ds पर विद्युत क्षेत्र रेखा E है, तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है डेल फाई इज इक्वल EDS। EDS का हम मान रखे तो अल्पांश की दिशा, हम बोले कि अल्पांश की दिशा और विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा दोनों यदि एक ही ओर हो तो एक ही ओर होगा तो एंगल क्या बनेगा, 0। तो थीटा की जगह में हम 0 रखे तो कॉस थीटा में हम रख दिए 0, तो कॉस 0 का मान क्या हो गया, 1। तो डेल फाई इज इक्वल EDS, ये आया हमारा किसके वजह से, अल्पांश। ठीक है, ये है क्या, अल्पांश के कारण है। ठीक है, तो अल्पांश के कारण हमको नहीं निकालना, हमको तो बोला गया है क्या कि एक बंद पृष्ठ, पूरा बंद पृष्ठ लेना है। अतः यहां पे संपूर्ण बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स, ठीक है, संपूर्ण बंद पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण बंद पृष्ठ में वैद्युत फ्लक्स में क्या करना है, ये अल्पांश है, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो संपूर्ण बन जाएगा। तो ये देखो डेल, ठीक है, ये आप इसको डेल को डी फाई भी लिख सकते हो, डेल मतलब भी वही होता है, डी फाई भी हो सकता है, इज इक्वल इंटीग्रेशन, ठीक है, ई डी एस। ठीक है, यहाँ पे हम कर दिए इसको संपूर्ण। अब बंद पृष्ठ है तो आप इसमें यहाँ पे बंद का संकेत दे देना। ठीक है, तो संपूर्ण बंद पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, अब संपूर्ण बंद पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स तो ये ओवरऑल वैद्युत फ्लक्स कहला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, आपको इसमें अच्छे से समझना है ये कि जब भी आप संपूर्ण बंद फ्लक्स लेंगे तो ये देखो E जो होता है वो कांस्टेंट है, आप उस कांस्टेंट को निकाल देना। अब क्या बचा, बंद पृष्ठ ds। ठीक है, डेल, ठीक है, ये फाई E इज इक्वल E इंटू बंद पृष्ठ ds। देखो ये अल्पांश ds था, यदि मैं इस अल्पांश ds को ऐसा पूरा मिला दूं तो हम ये कौन सी संरचना लिए हैं, गोला। ठीक है, ओवरऑल जो संरचना लिए है वो क्या चीज लिए हम लोग, गोला। तो गोला का ही पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा ये। ठीक है, यदि मैं इसको मिला दूं तो एक इसी तरह से आकृति बनेगा जो बनाएगा क्या, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये अल्पांश छोटा सा हिस्सा था, जब मैं पूरे अल्पांश को मिला दूं तो ये बनाएगा क्या, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इधर बंद पृष्ठ ds जो होगा वो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बंद पृष्ठ ds का मान क्या रख देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा, बंद पृष्ठ का इसका क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे फाई E इज इक्वल, ई का ई जो होता है वो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एकांक आवेश में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है ये, आपको याद रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ठीक है, Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ई का जो सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू, साथ में क्या चीज आ रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से 4 पाई और 4 पाई कट गया, बचा सॉरी आर स्क्वायर और आर स्क्वायर भी कट गया, तो बचा क्या चीज, फाई E, ऊपर में बचा क्या, Q, और नीचे में क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट। तो ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही गॉस का प्रमेय है। ठीक है, यह पेपर बिल्कुल पूछा जाता है पेपर में, इसको आपको याद रखना है। बंद पृष्ठ में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर रखोगे और ई का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। ये गॉस का प्रमेय है। आपको यह प्रमेय बिल्कुल बनाने आना चाहिए क्योंकि ये पेपर में आ सकता है, इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो गॉस का प्रमेय हम इस वीडियो में समझे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे गॉस के प्रमेय से कूलाम का नियम का निगमन और गॉस के अनुप्रयोग।